जय भारत। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इन्वर्स फंक्शन। क्या होता है इन्वर्स फंक्शन? ये फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे। चलो कोई बात नहीं। एफ जो है ए से लेकर बी के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये इसका डोमेन है। ये बी जो है को डोमेन है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इसका मतलब फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है। सच दैट एफ इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू। मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स वो कैसा है, वन वन भी है एंड क्या है, ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि इसका जो कोडोमेन है और रेंज है वो एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, बराबर। तो वन वन और ऑन टू इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे ये ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बराबर है क्या। ये जो नाम है इसके, ये बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये भी अच्छे से याद रख लो। ओके, वन वन प्लस ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव। जो वन वन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, बराबर ना। तो इंजेक्टिव होता है। और ऑन टू के क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है सरजेक्टिव, ठीक है। तो क्या क्या, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, ये दोनों मिला क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। मतलब एफ एक्स जो है बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होता है तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन जो कि यूनिक होगा वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब उल्टा, मतलब इसका जो कोडोमेन है या फिर रेंज है उसका इस जी का डोमेन बनाएंगे, और जो इसका डोमेन था एफ का वो अभी इसका क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे। मतलब क्या कि फंक्शन कैसा डिफाइन था पहले, ए से लेकर बी तक के बीच में डिफाइन था एफ। और ये कैसा था, ये था बाइजेक्टिव, मतलब वन वन एंड ऑन टू था। हम लोग एक यूनिक फंक्शन जी ऐसा डिफाइन करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। मतलब होगा बी पहले आएगा, बाद में आ जाएगा ए। मतलब इसका जो अब रेंज है इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और इसका जो डोमेन था अब क्या बन गया, इसका रेंज बन गया, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो कैसे, ये ऐसा होने के बाद क्या होना चाहिए, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब इस बी के अंदर जो भी वाई है उसको जब जी को हम लोग उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, मुझे एक्स मिलना चाहिए। मतलब जितने भी बी के अंदर वाई है उसकी कोई ना कोई यहाँ पे एक्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स भी होना चाहिए। मतलब अगर ये एंट्री एफ के अंदर है तो ये एंट्री जी के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब सीधी सीधी इतनी बात है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो फंक्शन ए से लेकर बी के बीच में डिफाइन किया गया है, बराबर। अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ एफ ऑफ कितना, टू, कितना आ जाएगा देख लो। ये टू से कहाँ जा रही है, लिंक फोर तक जा रही है, बराबर है क्या। तो ये जो है टू जो है इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है, फोर जो है उसके लिए रेंज का काम कर रहा है। अब जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स क्या होगा कि ये बी जो है अब क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स का डोमेन बन जाएगा, ये जो है क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। मतलब इसको इंटरचेंज पहले ही कर दिया हमने। और ये जो बी से लेकर ये तक लिंक जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जी ऑफ एक्स बोल रहे हैं, बराबर ना। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर मुझे क्या निकालना है कि जी ऑफ अगर फोर की वैल्यू निकाल देना है तो कितना आ जाएगी, देख लो यहाँ से टू आ गया ना, फोर से लिंक तो टू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस में वर्क हो रहे हैं, बराबर क्या। तो ऐसे वाले फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि एफ इन्वर्स, ऐसे मतलब एफ के ऊपर माइनस वन लिख दो, इसके सर के ऊपर माइनस वन लिख दो, इसको बोलते हैं हम लोग इसका इन्वर्स, बराबर है क्या। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, एफ इन्वर्स, मतलब एफ का पावर माइनस वन मतलब होता है एफ इन्वर्स। अच्छा, ये वन बाय एफ नहीं है, ये पहले ध्यान रखो अच्छे से। ये एफ इन्वर्स ऑफ एक्स का मतलब ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स नहीं है, मतलब ये रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं है, बराबर। ये ऐसा नहीं है। ये इन्वर्स का मतलब कितना होता है, डोमेन और जो रेंज है वो इंटरचेंज हो जाएंगे ओरिजिनल फंक्शन के। तो एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो है वन अपॉन एफ ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है ना। ओके, आल्सो जी इज इन्वर्स ऑफ एफ, मतलब जी जो होता है इन्वर्स होता है एफ का, एंड एफ इज इन्वर्स ऑफ जी, मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। एफ और जी जो है एक दूसरे क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। मतलब एफ का इन्वर्स निकालूँ तो जी आ जाएगा, जी का इन्वर्स निकालूँ तो एफ आ जाएगा, ठीक है। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूँ कितना है, कोई भी अगर फंक्शन ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर। अगर ये फंक्शन है, ये अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर के बदले में कौन सा ले लूँ,
चलो एक्स क्यूब ले लेते हैं। तो अगर ये एक्स क्यूब जो है फंक्शन है और ये डिफाइन है, मान लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक, आर से लेकर आर के बीच में, ये अगर आर से लेकर आर के बीच में डिफाइन है एफ, तो इसका इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स, और ये भी डिफाइन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आर से लेकर आर तक के बीच में। ये एक्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अच्छा ये इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लेता हूँ ये फंक्शन कैसा है, पहला जो फंक्शन है ये सेट ये है और ये सेट पी है, और यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने एफ, और यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट ले लिया बी और सी, तीन एलिमेंट ले लिया है, और यहाँ पे मान लेता हूँ कितना है 1 एंड 2 है। अगर ए की इमेज कितना है 1 के बराबर है, बी की इमेज कितना है 1 के बराबर है, सी की इमेज कितना है 2 के बराबर है, और यहाँ पे ऐसा ही ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है, अच्छा मतलब ये जो ए से लेकर बी तक के बीच में फंक्शन है क्या, ये है मेनी वन टाइप का रिलेशन, और मेनी वन टाइप का रिलेशन जो होता है फंक्शन होता है, मतलब ए से लेकर बी तक के बीच में तो फंक्शन डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे अभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है, मतलब इन्वर्स निकालना है, मतलब क्या होना चाहिए कि अब बी को मुझे डोमेन करना पड़ेगा, ये को रेंज करना पड़ेगा। तो अब देख लो यहाँ से वन की बात करते हैं ना, तो 1 से 2 सेपरेट लिंक आ रहे हैं, मतलब क्या 1 से मैं ए को भी रीच हो रहा हूँ, बी को भी रीच हो रहा हूँ, तो यहाँ से 1 टू मेनी रिलेशन हो गया। बी से लेकर ए तक के बीच में कैसा हो गया, बी से लेकर ए तक के बीच में अभी फंक्शन नहीं है, मतलब ये इधर से अगर फंक्शन नहीं है तो ऐसे फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से मेन टू वन तो इस साइड से तो फंक्शन बन जाएगा, लेकिन जब उल्टी बात आ जाएगी, रिवर्स की बात आ जाएगी, तो जो रिलेशन बन जाएगा 1 से लेकर मेनी तक, और वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब मेनी वन टाइप के जो रिलेशन फंक्शंस होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, इनटू के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये अगर सेट ये है, ये डोमेन है एफ का, और सेट अगर बी होगा ये, तो ए से लेकर बी तक के बीच में हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया। यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, और यहाँ पे ए बी सी और डी ऐसे 4 एलिमेंट्स है। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, और 3 की इमेज है डी ऐसे। अब ये से लेकर बी तक के बीच फंक्शन एग्जिस्ट है क्या, बिल्कुल एग्जिस्ट है, क्योंकि ये 1 1 टाइप का रिलेशन है, सरजेक्टिव इंजेक्टिव टाइप का रिलेशन है, ये बिल्कुल फंक्शन होता है, और जितने भी एलिमेंट्स है ए के अंदर उनकी कोई ना कोई इमेज अवेलेबल है बी के अंदर। ठीक है, अब बी से लेकर ए की बात करते हैं, बी से लेकर एफ की बात करते हैं, मतलब क्या हो गया, ये बी जो था ये एफ का ये रेंज था, ये जो था डोमेन था। अब बी से लेकर ए के लिए क्या हो गया, बी जो है एफ का या बी इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा, और ये क्या होगा, रेंज होगा। इसका मतलब उल्टा हो गया ना, तो इसका मतलब ये तो इसका इनवर्स हो गया फिर। अब ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट है क्या, देख लो, एफ इनवर्स के लिए ए की इमेज है क्या, बिल्कुल है 1 है। बी की इमेज है क्या, बिल्कुल है 2 की बराबर है। क्या सी की इमेज है क्या, सी की इमेज कोई नहीं है, बराबर है क्या। और ये जो है डेफिनेशन जो होता है वो फंक्शन का वो सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनटू टाइप का जो फंक्शन होगा वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन से केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, एक इनटू टाइप के फंक्शन में और मेनी वन टाइप के फंक्शन में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, बराबर क्या। और अगर मुझे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो मुझे इस वाले जो वैल्यू है ये सी इसके कोडोमेन में से उड़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब इसको ऑन टू बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने जो पहले स्टार्टिंग में जो कंडीशन लिखा है ना कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 टाइप का होता है और ऑन टू टाइप का होता है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होता है तब जाके फंक्शन का क्या होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ओके, बात अगर समझ में आ रही है तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज दैट द फंक्शन मस्ट बी 1 1। ये बहुत ही काम का है क्योंकि फंक्शन जो है 1 1 होना ज़रूरी है और फंक्शन जो है ऑन टू होना ज़रूरी है। वेन एवर एन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड द रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स डोमेन ऑफ द इनवर्स एंड इनवर्स फंक्शन एंड द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या बोलना चाह रहा है ये तो हमने पहले बोल ही दिया। वैसे अगर फंक्शन डिफाइन है एफ कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी के बीच में, ठीक है ना, तो ये एफ का जो ये है क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है ना, और ये जो बी होगा क्या होगा, कोडोमेन बोलो या फिर इसका रेंज बोल दो, क्योंकि
ऑन टू फंक्शन अगर होगा तो डोमेन और कोडोमेन तो सेम ही होना चाहिए। अब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ बी जी, और वो कैसा होना चाहिए फिर, अब इसका जो रेंज होगा इसका डोमेन बनना चाहिए, और इसका डोमेन जो होगा एफ का वो इसका रेंज बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एफ है, एफ एंड जी जो होगा, अगर ये इन्वर्स फंक्शन है, अगर एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं तो जो ये इसका जो रेंज बनेगा बी का, अब इसका क्या बनना चाहिए, इसके इन्वर्स फंक्शन का क्या बनेगा, वो डोमेन बनना चाहिए। और इसका जो डोमेन था एफ का, अब इसके इन्वर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। समझ में आ रही है, मतलब उल्टा कर देना है, इसका रेंज उसका डोमेन बनेगा, डोमेन जो का रेंज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसके। ओके, तो प्रॉपर्टीज में इन्वर्स जो फंक्शन होता है, इन्वर्स किसका एग्जिस्ट होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट होगा, बराबर है क्या। बाइजेक्टिव का मतलब कितना होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे लिंक्स सेपरेट होंगे, और सारे जितने भी लिंक्स होंगे ना, अगर 1 1 और ऑन 2 है तो जितने भी लिंक्स अवेलेबल होंगे सारे के सारे एंगेज होना चाहिए, बराबर है क्या। अगर कोई भी सेपरेट मतलब खाली एम्प्टी लिंक तो रहेगा नहीं इसके अंदर, इसका मतलब बाइजेक्टिव का मतलब ये हो जाएगा, बराबर है क्या। अगर ये बाइजेक्टिव ए से लेकर बी तक के बीच में, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारी इमेजेस इस बी के अंदर है, और सेपरेट इमेजेस है सबके, और बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट खाली बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इसका उल्टा भी जब डिफाइन करूँगा ना फंक्शन इधर से, है ना, जो इसको जी बोलना है तो जी बोल दो, या फिर एफ इनवर्स बोलना है तो एफ इनवर्स बोल दो। तो जब मैं इधर से भी इसका बी से लेकर ए तक भी जब फंक्शन डिफाइन करूँगा तो भी क्या होगा कि ए बी सी के तो भी सेपरेट लिंक ही रहेंगे ना। मैं इधर से देख लूँ सेपरेट लिंक के लिए या इधर से देख लूँ सेपरेट लिंक के लिए, दोनों से तो वही बात हो रही है। इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब कैसा, अगर ये 1 1 और ऑन 2 है, अगर एफ ऑफ एक्स अगर बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा, वो बाइजेक्टिव ही होगा। अगर की बात नहीं है, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बराबर। एफ ऑफ एक्स अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव ही होगा और यूनिक होगा। हर एक फंक्शन का जो इन्वर्स होता है एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये की इमेज तो एक 1 ही बनेगी ना, ए के लिए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बी के लिए भी कितना 2 ही बनेगी, सी के लिए भी तो 3 बनना चाहिए ना, सी के लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स के लिए बस 1 2 3 यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर एफ कोई फंक्शन फिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होना चाहिए, वो भी एक फिक्स फंक्शन ही होना चाहिए, यूनिक फंक्शन होना चाहिए। एक फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो इन्वर्स होता है वो भी कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 और ऑन 2 ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए से लेकर बी तक कोई फंक्शन है, एफ जो है बाइजेक्टिव है, बी से लेकर ए तक इन्वर्स फंक्शन है एफ का, एफ ओ जी जो होता है आई बी होता है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ये दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि देखो ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, मतलब ये जो फंक्शन है ए से लेकर बी तक के बीच में डिफाइन किया गया है। और अगर बी इसका इन्वर्स है तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, बी से लेकर ए तक के बीच में होना चाहिए। तो ए से लेकर बी तक के बीच में कोई भी अगर फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर मान लेता हूँ 1 2 3 एलिमेंट्स है, और इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। तो ये 1 की इमेज ए हो गई, 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, और ये इसके बीच में फंक्शन हो गया एफ, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, ये अगर ये होगा बी और ये अगर कितना है ए के बराबर है, ओके, और इन दोनों के बीच में जी फंक्शन अवेलेबल होगा। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स, ए बी एंड सी, और इधर कितना आएगा 1 2 3, मतलब ए से 1 को अप्रोच करूँगा मैं, बी से 2 की तरफ जाऊँगा, सी से 3 की तरफ जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये जो फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है कितना आएगा, तो सबसे पहले जाएगा किसको, देखो ये यहाँ पे x के बदले कितना रखूँगा मैं, x के बदले रख सकता हूँ मैं एक तो x इक्वल्स टू 1, या फिर x इक्वल्स टू 2, या फिर x इक्वल्स टू 3, बराबर है क्या।
तीन ही तो इनपुट्स है। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, g ऑफ a की वैल्यू। तो g ऑफ a की वैल्यू कितना है, वो तो फिर से 1 ही है, बराबर है क्या। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वही वैल्यू रिपीट हो गई। अगर मैं x की वैल्यू कितना रख दूँ, x की वैल्यू रख दूँ 2, तो कितना हो जाएगा ये एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 के लिए कितना होगा b, तो एफ ऑफ b बन जाएगा। ये एफ ऑफ b कितना आ जाएगा, एफ ऑफ b तो आएगा 2, मतलब 2 रख दिया और 2 वापस आया। इसके बाद अगर मैंने x के लिए कितना रख दिया, 3 रख दिया एफ ऑफ x के अंदर, तो एफ ऑफ x कितना बाहर फेंकेगा, वो तो c बाहर फेंकेगा, तो एफ ऑफ c कितना हो जाएगा, ये फिर से 3 हो गया। मतलब जो वैल्यू मैं इसको इनपुट के तौर पे दे रहा हूँ आउटपुट भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये तो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। समझ में आ रहा है क्या। तो ये g ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन x, मतलब जो x जाएगा वही बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। ओके, बात ये है ये आइडेंटिटी फंक्शन तो बन जाएगा, लेकिन कौन सा बनेगा, कौन सा, मतलब ये जो x है इसका डोमेन और रेंज कितना आएगा, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसका जो डोमेन है वही आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या, जो आइडेंटिटी फंक्शन को ये तो हम आई से डिनोट करते थे, और ये किसके ऊपर बनेगा, सिर्फ ये के ऊपर, ये के ऊपर जो भी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर। वैसे अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर चाहिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो जी ऑफ एक्स कौन से वैल्यू ले सकता है, ए बी, जी ऑफ एक्स कौन सी ए बी और सी ना, ये तीन ही वैल्यू लेगा। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा, लेकिन इसमें इसका डोमेन और रेंज क्या बन जाएगा, आई बी के बराबर बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। मतलब इस सेट के ऊपर जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू लेगा, ए बी सी ले लेगा ना, 1 2 3 तो नहीं लेगा। इसका मतलब इसके हिसाब से ये बी सेट डिफाइन है, और ये बी सेट के ऊपर जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन सा सेट ले लेगा, ये ए सेट ले लेगा, तो ए सेट के ऊपर जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो भी इसका आंसर एक्स आएगा, इसका एक्स आंसर आएगा। एंड किसका आंसर, और अगर इसका भी मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है, अगर ये एक्स है और ये एक्स है तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स है वो इस सेट के ऊपर क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, और ये जो फंक्शन, अच्छा ये उल्टा हो गया क्या, ये जो एक्स है वो तो आई बी के मतलब बी सेट के ऊपर जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा उधर से इसका डोमेन और रेंज डिफाइन होगा, और ये इसके लिए जो ये सेट है उसके ऊपर जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा उसके ऊपर इसका डोमेन एंड रेंज डिपेंड होगा, क्योंकि ये इसका जो डोमेन एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो इसका सबसेट होना चाहिए, ये जी ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन उसका सबसेट होगा। तो ये अलग अलग फंक्शन है, तो ये दोनों, ये भले इधर एक्स लिखा है भले इधर एक्स लिखा है, तो दोनों लेकिन सेम नहीं है। बराबर है क्या। इसका अगर मुझे एग्जांपल बोलना है तो ऐसा दिख लेता हूँ। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, अगर साइन इनवर्स है और एक साइन एक्स आ गया, ओके ये दोनों भी फंक्शन कैसे है, एक दूसरे की इनवर्स है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, क्या ये दो फंक्शन आइडेंटिकल है क्या, आइडेंटिकल का मतलब कितना आना चाहिए, दोनों का भी आंसर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आना चाहिए, ये तो एक्स के बराबर आ जाएगा। इधर भी साइन इनवर्स और साइन एक्स कैंसिल हो कितना आ जाएगा, इसका भी एक्स आंसर आएगा। लेकिन ये जो एक्स है और ये एक्स कुछ अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स क्या होगा कि इसका जो डोमेन है कितना होगा, इसका डोमेन, इसका तो आर होगा डोमेन, बराबर ना। साइन एक्स तो हर जगह पे डिफाइन है ना, जब साइन एक्स हर जगह पे पर डिफाइन है तो ये वैल्यू कितने जनरेट करेगा, ये करेगा -1 से लेकर +1 तक के बीच में, और ये -1 से +1 तक के बीच में साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वैल्यू कितना आउटपुट दे देगा, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। इसका मतलब ये जो आर है ये पूरे वैल्यू ले सकता है साइन एक्स, बराबर। तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ ये जो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, अगर एक्स आकर आ गया तो इसका जो ग्राफ बनेगा y = x, ऐसा स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर +∞ तक बनेगा। मतलब इसका डोमेन और रेंज कितना आएगा, डोमेन भी आर है इसका और रेंज भी आर है, बराबर है। यहाँ पे लिखना है तो अच्छा डोमेन कितना है इसका, आर है, रेंज कितना आ जाएगा, वैसे रेंज आएगा शायद -π/2 से π/2 के बीच में, आर नहीं आएगा। अच्छा ये ऐसा नहीं, इसके बाद π/2 के बाद ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा शायद,
हमने इसका ग्राफ बना दिया था ना, ऐसे -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही बनेगा ये, ठीक है। तो डोमेन तो R है, रेंज इतना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से x कितना हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 के बीच में होता है, बराबर। और इसके बाद ये साइन इनवर्स ऑफ x कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ये π/2 से लेकर π/2 कौन ले लेगा, साइन x ले लेगा, तो कितना वैल्यू जनरेट करेगा, -1 से +1 तक के बीच में। मतलब ये जो फंक्शन है भले आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन इसका डोमेन कितना है, सिर्फ -1 से +1 तक के बीच में है। मतलब बस ये इतनी लाइन है, इसके बाहर है ही नहीं, मतलब -1 से +1 के बाहर इसका कोई वजूद है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इतना ग्राफ है और ये इतना ग्राफ है, दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, इक्वल नहीं है मतलब आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये भी इसका भी आंसर x आएगा और इसका भी आंसर x आएगा। हाँ, उसका जो अभी डोमेन वगैरह हो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। मतलब ये दोनों इक्वल हम लोग नहीं बोल सकते, उसका जो है अपने अपने डोमेन में उसका आइडेंटिटी सेट बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। F4GB का बनेगा, IB बनेगा, और GOF जो है आएगा। मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा उसके ऊपर इसका आइडेंटिटी सेट बनेगा। ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डोमेन कितना है, देख लो, F का डोमेन कितना है, A के बराबर है, उसके ऊपर इसका आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। अंदर वाले फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, हमने ये शायद इसमें भी देखा था, f(g(x) और g(f(x), ये दोनों इक्वल कब होंगे। ये इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं, बराबर। इन जनरल ये कभी भी इक्वल नहीं होते, मतलब जो कंपोजिशन होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब f(g(x) और g(f(x) का आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता है। लेकिन अगर इक्वल है तो कौन सी केस में हो सकता है, अभी हमने देखा, अगर समझो मानता हूँ इस दोनों का डोमेन अगर सेम है, f(x) और g(x) का भी डोमेन सेम है, और ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा और ये भी x बन जाएगा। तो उस वाले केस में तो दोनों इक्वल हो गए ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि f एंड g क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए, ये पहली बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कंपोजिशन इक्वल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, दो केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। दो केसेस में कौन से, अगर f(g(x) g(f(x) के बराबर है तो f एंड g एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं। उसमें कंडीशन अप्लाइड होगी, वो बात अलग है। मतलब कौन सी कंडीशन होगी कि इसका डोमेन और इसका डोमेन एकदम मैच होना चाहिए, तब जाके ऐसा ये केस बन जाए। क्योंकि x अगर ये x इधर से बन रहा है और x अगर इधर से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का अगर डोमेन अगर मान लेता हूँ 1 से लेकर 10 है, इसका भी 1 से लेकर 10 है, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों तो इक्वल होने ही वाले हैं, बराबर है क्या। लेकिन उसके लिए इन दोनों का डोमेन इक्वल होना ज़रूरी है, तब जाके दोनों क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। ये तो कंडीशन हम लोग बाद में चेक करेंगे, लेकिन f(g(x) और g(f(x) अगर f एंड g इन्वर्स होते तभी भी जाके इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि f(x) या g(x) के अंदर में से अगर एक फंक्शन भी अगर x होगा ना, आइडेंटिटी होगा ना, तभी भी जाके ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। कैसे, अगर मैंने कौन सा फंक्शन f(x) क्या ले लिया, एक x ले लिया और एक sin x ले लिया ना, एक मान लेता हूँ कि ये f(x) कितना है, ये f(x) ले लिया मैंने कितना x, और g(x) कितना ले लिया, g(x) ले लिया sin x। अब देख लो f(g(x) कितना आ जाएगा, ये तो sin x के बराबर आएगा, g(f(x) कितना आएगा, वो भी sin x के बराबर आएगा, बराबर है क्या। मतलब दो केसेस में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी केस में, एक तो क्या होगा कि एक दूसरे के इन्वर्स हो, या फिर दोनों में से एक जो फंक्शन होगा वो x होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इसका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा इक्वल आता है। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, f एंड g आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट, ओके, ये जो इन्वर्स का कंपोजिशन का इन्वर्स करना है, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉपर्टी। ये आगे चल के आप लोग मैट्रिक्स में ही पढ़ लिया होगा कि ये b का जो ट्रांसपोज होता है वो कितना होता है, b ट्रांसपोज इंटू ये ट्रांसपोज होता है। या फिर a और b का जो मैट्रिक्स होता है उसका अगर इन्वर्स मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, b इन्वर्स और ये इन्वर्स निकालते हैं। ये सेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन्वर्स में अप्लीकेबल है, मतलब रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है। कैसे होगा देख लीजिए, अगर दो फंक्शन डिफाइन है f(x) और g(x),
ठीक है। और इसका इन्वर्स कितना है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स का इन्वर्स हो जाएगा जी इन्वर्स ऑफ एक्स। अच्छा, मैं अगर इसके इन्वर्स एग्जिस्ट है ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने क्या क्या बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी ऑफ एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 टाइप का भी फंक्शन है और ऑन टू टाइप का भी फंक्शन है। ये मुझे अभी अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है क्या? ओके, मतलब ये 1 टाइप और ऑन टू टाइप दोनों भी है ये फंक्शन। ओके, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है कि इस कंपोजिशन का इन्वर्स निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूँ, बाद में उसका इन्वर्स निकालूँ, या फिर क्या करूँ, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स मालूम है और जी ऑफ एक्स का इन्वर्स मालूम है, तो मैं इस इन्वर्स का इस डायरेक्शन में क्या करूँ, रिवर्स डायरेक्शन में अगर कंपोजिशन निकालूँ तो ये दोनों सेम ही आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूँ मैं और इसका इन्वर्स निकालूँ, या फिर जी ऑफ एक्स का इन्वर्स निकालूँ, एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स निकालूँ और रिवर्स ऑर्डर में इसका इन्वर्स का कंपोजिशन ले लूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इन्वर्स मतलब कितना होता है, या अंदर वाले का इन्वर्स, कंपोजिशन किसका लेना पड़ेगा, एफ इन्वर्स का। तो ये रूल होता है ऐसे, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे चल के। तो ये यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। और ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए तभी जाके ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये है, ठीक है। क्या होता है कि ग्राफ जो होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का और y इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ये सिमेट्रिक होते हैं y इक्वल्स टू एक्स से, ये सिमेट्रिक होते हैं y इक्वल्स टू एक्स इस लाइन से। y इक्वल्स टू एक्स मतलब कौन सी, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की मतलब जो डिवाइड करती है वो लाइन, उससे ये दो जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, बराबर है क्या? अब इसका मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक अगर है और अगर ये समझो एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मुझे अगर मान लेता हूँ कि सॉल्व करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ये सॉल्व कर देना है, तो अब इसको सॉल्व करने के बजाय मैं अगर इसको सॉल्व कर दूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स या फिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको सॉल्व कर दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि ये जो ग्राफ होते हैं एफ ऑफ एक्स का और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ये क्या होते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स के साथ मिरर इमेजेस होते हैं, या फिर सिमेट्रिक होते हैं उस लाइन से, या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर एक का ग्राफ अगर मैं देख लूँ तो दूसरा दिख जाएगा मुझे, बराबर ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये इस वाले ग्राफ में क्या है कि ये ऐसा कुछ फंक्शन है, तो इसका मतलब ये अगर इधर जा रहा है, जब मैं इसकी इमेज इस y कोस्ट इसके अंदर ले लूँ तो ये तो ऊपर ही जाएगा ना, मतलब ये ग्राफ तो इंटरसेक्ट करने का कोई चांस है ही नहीं वैसे, बराबर। लेकिन दूसरे ग्राफ में अगर देख लिया जाए तो ये ग्राफ अगर ऐसा है तो जब मैं इसका इन्वर्स निकालूँ तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्ट कर गया तो कहाँ पर कट कर गया, कर गया y कोस्ट एक्स के ऊपर ही कट कर गया ना, बराबर है। अगर दो फंक्शन हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर ही कट कर सकते हैं, बराबर है। तभी जाके क्या होगा, ठीक है। तो क्या y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट y इक्वल्स टू एक्स के साथ इसको सॉल्व कर दूं, या फिर y इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स को इसके साथ सॉल्व कर दूं, y इक्वल्स टू एक्स के साथ सॉल्व कर दूं, तो भी चल जाएगा ना। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हर बार नहीं होगा। कुछ फंक्शंस में जो होते हैं ये ग्राफ इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर नहीं करते हैं, मतलब कुछ ही ग्राफ। हाँ, आपको आगे चल के पता चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद कौन से ऐसे ग्राफ होंगे। मैं एक प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स प्लस 4 है माइनस एक्स प्लस 7 है, मतलब y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये एक्स प्लस 4 कब से कब तक के लिए, 1 से लेकर 2 तक के लिए, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 7 है कब से कब तक के लिए, एक्स की वैल्यू 5 से लेकर 6 तक के लिए। ओके, अब देख लो, अब मुझे क्या करना है कि इसका इन्वर्स निकाल देना है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ये y इक्वल्स टू एक्स के बराबर है, बराबर कब, एक्स की वैल्यू के एक्स प्लस 4 के बराबर है, कब, जब x की वैल्यू कितना होगी, 1 से लेकर 2 तक के बीच में होगी, ठीक है। और दूसरा कैसा है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7 के बराबर है, कब, जब x की वैल्यू 5 से लेकर 6 के बराबर होगी,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, एक्स बिलोंग्स टू कितना है, 5,6 है। तो अब ये एक्स की जो वैल्यू है वाई के बीच में अगर आ गई है तो हम लोग यहाँ से जो कंडीशन है उसको भी वाई के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये इन्वर्स निकालने का तरीका बोल रहा हूँ मैं। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर, ये वाई माइनस 4 और यहाँ पे एक्स कितना है, y माइनस 4 होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में। ओके, सॉल्व कर लो। y माइनस 4 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 4 जब इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 6। और यहाँ पे देख लो x इक्वल्स टू कितना होगा, 7 माइनस वाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 7 माइनस वाई, किसके बदले, x के बदले, क्योंकि हमको रखना क्या है, x को y में कन्वर्ट कर देना है इसलिए। तो 7 माइनस वाई ये हो जाएगा x। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, देख लो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन। तो मैं इसमें लिख दूँ तो f इन्वर्स ऑफ x कितना आ जाएगा। अब ये वेरिएबल है ना, तो x की y के बदले में x लिखूँ, t लिखूँ, कुछ भी लिखूँ कोई चलेगा। तो यहाँ पे इस y के बदले में x लिख देता हूँ। ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के बदले हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये हो जाएगा 5 और ये 6। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस वाई प्लस 7, सॉरी माइनस वाई माइनस एक्स ही लिख दिया ना हमने। तो हो जाएगा कितना, माइनस एक्स प्लस 7 और एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 से लेकर 2 के बीच में। अब निकालते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो चलो ये रहा इसका ग्राफ, किसका, ओके। तो पहला ओरिजिनल फंक्शन कैसा था, y इक्वल्स टू मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा था, उसमें था x प्लस 4 शायद, बराबर, x प्लस 4 और माइनस एक्स प्लस 7। नीचे वाले में कितना था, माइनस एक्स प्लस 7, बराबर है नहीं, ओके ओके, ठीक है, ओके। और ये कब कंडीशन था, ये ऊपर वाला था, ऊपर वाला दब देख लो ना कब था, ये 1 से 2 तक, ये था 1 से 2 तक और ये था कब, 5 से लेकर 6 तक के बीच में। ओके, अब इसको प्लॉट कर लेता हूँ मैं। जब पहले इसको प्लॉट करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में x प्लस 4 आएगा, 1 से 2 के बीच में x प्लस 4 मतलब ये जो लाइन नहीं, ये वाला, ये लाइन हो गया 1 से लेकर 2 तक के बीच में, ठीक है ना, x प्लस 4। और 5 से 6 के बीच में कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस 7 मतलब ये लाइन आ गई, ठीक है, डिक्रीजिंग लाइन है ये, ओके। अब इसका इन्वर्स हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इन्वर्स कैसे प्लॉट कर देंगे, देखो ये है इन्वर्स का ग्राफ, मतलब इन्वर्स फंक्शन x माइनस 4 के कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 5 से 6 के बीच में। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये है x माइनस 4 का ग्राफ, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए इस वाले जगह पे। और दूसरा माइनस एक्स प्लस 7 कहाँ पे है, ये होगा माइनस एक्स प्लस 7, ये ग्राफ 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। अब ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है और जो एफ ऑफ एक्स है, ये एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं वैसे, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, ये वाई कोस टू एक्स के ऊपर नहीं कर रहे, उसके बाहर ही कर रहे, बराबर है क्या। तो ऐसे भी केसेस वहाँ पे एग्जिस्ट होंगे जहाँ पे जो फंक्शंस होंगे वाई कोस टू एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको केयरफुली देखना है कि कौन से फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे और कौन से फंक्शन जो होंगे y इक्वल्स टू एक्स के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपको पता चलेगा। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मतलब ये तो मतलब बहुत ही ईजी वाली केस है वैसे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन होते हैं वो जो पहली वाली केस है उसी को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर जो है इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको अगर थोड़ा सा पैटर्न अगर समझ में आएगा ना, तो यहाँ पे देख लो, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जो फंक्शन होंगे तो एक्स एक्स के ऊपर कट करेंगे, और जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होंगे वो तो जो वाई कोस टू एक्स के ऊपर कट करेंगे। एक तो रीज़न हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस जो फंक्शन होते हैं वो तो वाई कोस टू एक्स के ऊपर कट करेंगे, और जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो शायद वाई कोस टू एक्स के ऊपर कट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। एक तो रीज़न ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था,
ठीक है ना। ओके, तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, तो हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लो। इस चैप्टर में मतलब फंक्शन में आपको ज़्यादातर समझ में आना चाहिए इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और ये क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक जो होते हैं, सिमेट्रिसिटी, और पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत ही काम के है और बहुत सारे इसमें कंसेप्ट्स है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन जो है एफ जेड से लेकर जेड तक डिफाइन किया गया है और एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस टू के बराबर है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है क्या? अगर 1 1 और ऑन टू अगर होता है तो जाके फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्स होगा, इसका एग्जिस्ट इन्वर्स, इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा, बराबर है क्या? तो देख लो यहाँ पे जो फंक्शन है y इक्वल्स टू कितना होगा, x प्लस टू के बराबर है। अब यहाँ पे पूरे x की वैल्यू हमने कितना ले लिया, z के बराबर रख देते हैं x के बदले। तो y की कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या 1 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। कहाँ पे आएगा, x के लिए -1 पे आएगा, 0 -2 पे आएगा, 1 कहाँ पे आएगा, -1 पे आएगा, 3 कहाँ पे आएगा, 1 पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x के लिए जो भी हम लोग रखेंगे, यहाँ पे इसका जो x प्लस टू का जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, सारे इंटीजर्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसका जो डोमेन है z है और रेंज कितना है, z के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन इन्वर्स होना चाहिए, इसका ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। जिसका फंक्शन जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन z से z तक के बीच में है और 2x है। ये फंक्शन भी कैसा है, ये भी 1 1 तो है, लेकिन शायद इसमें x की वैल्यू चलो f ऑफ x है, f ऑफ x कितना आ जाएगा, अगर ये 2x लग रहे हैं हम लोग, यहाँ से x की वैल्यू जब मैंने कितना रख दिया, x की वैल्यू 0 1 2 या फिर -1 -2, ये जो वैल्यू रखते जाऊँगा मैं, तो इसकी कितनी वैल्यू ये प्रोड्यूस करेगा। जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब यहाँ से 1 कहाँ से आएगा, ये 2x का आंसर 1 कहाँ कैसे आ सकता था, जब x की वैल्यू अगर 1/2 होती तो, और जो 1/2 जो है इसके डोमेन में आएगा ही नहीं, मतलब इसमें 1 जो है आएगा ही नहीं, एफ ऑफ एक्स की रेंज में 1 तो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इंजेक्टिव है बट नॉट सरजेक्टिव। इसका मतलब इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी एक्स दे देंगे वही वापस वाई दे देगा, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और ये झड़ से लेकर झड़ के बीच में अब ये मॉड झड़ आ गया, सीधी सी बात है, ये तो 1 1 तो है ही नहीं, वैसे ये इसका ग्राफ ऐसा होगा मॉड एक्स का। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट कर गई, मतलब 1 1 नहीं है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये कोई फंक्शन है, ये r-3 से मतलब इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन कितना है वैसे, r-3 और b जो है, अच्छा डोमेन नहीं है वैसे, ये फंक्शन कैसे, ये क्वेश्चन कैसे डिफाइन किया है, ये जो सेट है r-3, b जो सेट है r-1 है, और फंक्शन जो है ये से लेकर b तक के बीच में डिफाइन है, और फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स। क्या ये इन्वर्टिबल है क्या? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन निकाल के देख लेंगे, तो हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय x-3। इसका डोमेन कितना आ जाएगा, x-3 जो है ये 0 कब होगा वो देखना पड़ेगा, x के लिए 3 पे हो रही है 0। इसका मतलब ये फंक्शन x की पूरे वैल्यू ले लेगा, लेकिन उसको 3 से प्रॉब्लम है तो 3 नहीं लेगा, मतलब x बिलोंग्स टू r-3, और ये यहाँ पे ये की कंडीशन जो है वही है। ठीक है, मतलब डोमेन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेंज निकाल के देख लेते हैं, और रेंज इतनी बी के बराबर आता है नहीं आता देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको y के साथ कंपेयर कर लो पहले, y इक्वल्स टू हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय x-3। क्या करेंगे,
एक्स को वाई के टर्म में लिख देते हैं हम लोग, वाई इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 3y और इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 2। ठीक है, ओके। कितना होगा फिर ये x की वैल्यू, तो हो जाएगा कितना, वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जाएगा 3y माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये y माइनस 1 ना, तो y माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन बन गया इसका। तो यहाँ से इसका रेंज कितना आना चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, बराबर है ना। तो इसका मतलब कितना आएगा, y बिलोंग्स टू आएगा r माइनस सिंगलटन 1, मतलब इसका सिंगल 1 वैल्यू जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको ये शायद मालूम होगा, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ऐसा अगर डिफाइन किया गया है, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो इसका डोमेन तो क्या आएगा, डोमेन आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस नीचे का माइनस डी अपॉन सी, क्योंकि ये इस जगह पे ये जीरो हो जाएगा, बराबर है क्या, ये हो जाएगा इसका डोमेन। और रेंज कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू आर माइनस, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है और नीचे जो x का कोएफिशिएंट है वो इसमें से घटा दो, बस ये होता है इसका रेंज। ठीक है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ये लीनियर टाइप में है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, अगर ऐसा होता है तब जाके इसका ये रेंज बन जाएगा, ये डोमेन होगा। ये डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज में शायद दिक्कत हो सकता था, तो डायरेक्ट x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका रेशियो ले लो और r में से घटा दो, ये हो जाएगा इसका रेंज, बराबर। निकाल के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे भी देख लो इसका डोमेन कितना, रेंज कितना आ गया, r माइनस 1 आ गया, और b सेट उतना एग्जैक्ट लिखा हुआ है, मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अब 1 है या नहीं देखना पड़ेगा अपने को, तो 1 है या नहीं कैसे देख लेंगे, तो एक तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव अगर इसका ग्रेटर देन 0 आता है या फिर लेस देन 0 आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। या फिर डेफिनेशन देखेंगे या फिर ग्राफ निकाल के देख लेंगे, ग्राफ निकालने के बाद इसका क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार नहीं कट करना चाहिए, तो कौन सी भी एक मेथड लगा देते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी है, डिफ्रेंशिएशन वाली मेथड। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 कांस्टेंट और ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस 2 कांस्टेंट और एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, टोटल डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 3 और इसका स्क्वायर कितना आया देख लो। इसका आंसर जो आएगा ये शायद एक्स और एक्स तो कैंसिल ही होगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना, +2 तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय होगा एक्स माइनस 3 और होगा इसका स्क्वायर, ये आ गया आंसर। और देखा जाए तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये कैसा होगा, ये हमेशा लेस देन 0 ही होगा। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग आ रहा है तो इसका मतलब चाहे एफ डैश ऑफ एक्स कैसा नेगेटिव अगर है तो एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो 1 टाइप के होते हैं, तो 1 टाइप का फंक्शन है और ऑन टू है, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, बराबर है। ओके, और इसका इन्वर्स अगर निकालने के लिए बोला जाता तो इसका इन्वर्स तो ये जो निकाला है हमने वही इसका इन्वर्स होगा, एक्स को वाई के टर्म में जो रिप्रेजेंटेशन कर लिया हमने वही होगा। और अगर मुझे इसको लिख देना है तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, तो मैं वाई के बदले एक्स रिप्लेस कर लूँ तो हो जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये होगा x माइनस 1। तो इसका जो डोमेन होगा कितना होगा, डोमेन होगा r माइनस 1 और रेंज होगा कितना, रेंज हो जाएगा r माइनस सिंगलटन 3, क्योंकि ये बाई सी का जो रेशियो है कितना आएगा, 3 आएगा। इस फंक्शन का ये डोमेन और ये रेंज हो गया। ठीक है,